गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 का यूनिट 9 शुरू करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। नाम है योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां। और इसमें आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि योगाभ्यासों की जो अध्यापन विधियां हैं, टीचिंग मेथड्स जो है, उसके लिए एक पुस्तक है इम्पोर्टेंट, जो कैवल्य धाम की पुस्तक है। उसी पुस्तक के हिसाब से इसमें पूछा जाता है सवाल। तो उस पुस्तक को आप खरीद लें तो ठीक, नहीं खरीदें तो ये नोट्स आपको मिलेगा ही। और ये नोट्स उसी पुस्तक पर आधारित है, उसी से लिया गया है, उसी में जो बात बताई गई है उसमें यहाँ पर हमने रखा है। क्योंकि उसका नाम ही दिया जाता है योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक, तो पूरा का पूरा जो है आप उसी पुस्तक का लेते हैं। और भारत सरकार ने मान्यता दी है, सिलेबस में रखा हुआ है। उस पुस्तक के मुताबिक ही हमें चलना होता है, इधर उधर कुछ भी हम नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। तो प्राचीन काल में क्या होता था, आधुनिक काल में आज क्या होता है, दोनों को पहले कंपैरिजन छोटे में कर लेते हैं। प्राचीन काल में क्या होता था कि छात्रों की सीमित संख्या हुआ करती थी। गुरुकुल में गए तो गुरुकुल में संख्या सीमित होगी। आधुनिक शिक्षा पद्धति में क्या है, छात्रों की संख्या असीमित है। कॉलेज बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, ऑनलाइन भी है। एक कॉलेज नहीं, हर स्टेट में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, फिर उसके ब्रांचेज हैं, उसके कॉलेजेस इतने ज्यादा हैं, तो छात्रों की संख्या असीमित है। और पहले छात्रों की संख्या सीमित हुआ करती थी। एक तो अंतर दोनों में ये है, प्राचीन शिक्षा पद्धति में समय का बंधन नहीं होता था। जब तक आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो इत्मीनान से आप पढ़िए। और आधुनिक शिक्षा पद्धति में जो नियम बना हुआ है उसमें समय का बंधन है। ये कोर्स का ड्यूरेशन मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, उस समय तक नहीं किए तो फिर उसकी प्रक्रिया अलग होती है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में यानी हमारे जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में छात्रों के वर्ण के हिसाब से शिक्षा होती थी। कि ब्राह्मण है तो उनके लिए शिक्षा अलग होगी, क्योंकि उनको उसी पेशा को अपनाना है, उनको पढ़ाना है उनको पूजा पाठ कराना है। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के लिए क्या बातें वेद में कही गई, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको कौन से शस्त्र चलाने चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार, मंत्री के साथ, प्रजा के साथ कैसा करना चाहिए, उसकी परीक्षा की, उसकी पढ़ाई की विधि भी अलग होती थी। तो लेकिन वर्ण व्यवस्था उसमें जुड़ा हुआ था, वर्ण से संबंधित होता था। और आधुनिक शिक्षा पद्धति में ऐसा कुछ नहीं है, कोई वर्ण और वर्ग विशेष नहीं है। कोई भी छात्र किसी भी स्ट्रीम को चुन सकता है, पढ़ सकता है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में वैचारिक गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता था। वैचारिक गुणवत्ता का महत्व था कि आप जो है, आप क्या कहते हैं ना, कि पूरे एथिक्स के साथ आप पढ़ते थे और उसी पर आपको नंबर मिलता था। अगर आपके व्यवहार अच्छे नहीं है, गुणवत्ता आपके अंदर नहीं है, सिर्फ ज्ञान रट लेने से कुछ नहीं होगा। आप एक कंप्लीट जो है, आपके अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाता था। और आजकल की व्यवस्था क्या है, इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। आजकल क्या किया जाता है, अंकों, कौन सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आया हुआ है, तो गुणवत्ता का आकलन अंकों के आधार पर किया जाता है। पहले क्या होता था, शिक्षा का उद्देश्य पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता था, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता था। एक व्यक्ति समाज के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। आपने तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा हुआ है। और आधुनिक शिक्षा पद्धति में जो है, ऐसा नहीं कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में पर्सनैलिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता, अच्छी बात नहीं सिखाई जाती, लेकिन वो उद्देश्य गौण हो जाता है। प्रोफेशनलिज्म यानी व्यवसाय जो है वो प्रमुख हो जाता है। शिक्षा का उद्देश्य यहाँ प्रोफेशनलिज्म है, व्यवसाय है। और पहले क्या होता था, सर्वांगीण विकास होता था, एक बेहतरीन व्यक्तित्व बन करके, अच्छा नागरिक बन करके निकले, ये होता था उद्देश्य। अब हम आते हैं योग एवं योगाभ्यास। हम इसका परिचय जानते हैं पहले कि संपूर्ण विश्व जो है आज योग कर रहा है। शारीरिक मानसिक समस्याओं से ग्रसित है, उनको लगता है कोई उपाय मिल जाए। तो योग ऐसा साधन है जिससे कि शारीरिक और मानसिक समस्याओं से उनको समाधान मिल रहा है। लेकिन योग, सब पूरी दुनिया योग अपना रहे हैं, लेकिन अभी भी योग के बारे में बहुत भ्रामक धारणाएं हैं। अभी भी गांव में आप जाओ,
आप कोई चीज नहीं खा रहे हो, नहीं पी रहे हो, या आपने कमरा बंद करके योग शुरू कर दिया, या मान लो कुछ गुप्त क्रिया योग है वगैरह है, गुप्त है, तो उसकी क्रिया अगर आप कमरा बंद करके करते हो तो लोग जो है बड़ा सस्पिशियस, वो संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनको उनके अंदर होता है पता नहीं कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहा है, अभी भी होता है। और अभी भी लोग ये कहते हैं योग सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ विशेष लोगों के लिए है। या कहते हैं अभी तो जिम जाओ, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, अभी क्यों योग में जुड़ रहे हो, तो बुजुर्गों के लिए है। ऐसा कहते हैं अभी भी लोग। योग चमत्कारों से जुड़ा विषय मानते हैं, योगी है तो कुछ ना कुछ चमत्कार कर देगा, मुट्ठी बंद करेगा खोलेगा कुछ निकल जाएगा। तो चमत्कार का विषय है, सिद्धि के लिए लोग योग करते हैं। ये अलौकिक शक्तियों विचारों से संबंधित है, ऐसा मानते हैं। जबकि आपने देखा है कि योग में तो कहा जाता है आपको सिद्धियां मिले, तो सिद्धियों से भी जो है आपको मोह नहीं होना चाहिए। गुरु यही बताते हैं, सिद्धियों को भी त्यागो। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि योग कर ही रहा होगा सिद्धियों के लिए। लोग ये सोचते हैं कि योग रहस्यों से भरा हुआ है, जादू टोना जैसा कुछ है इसमें, तंत्र मंत्र जैसा कुछ है योग में। और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि योग एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें सारे रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारे रोग योग से ठीक हो जाएंगे। अगर आपके अपेंडिक्स में स्टोन हो गया हुआ है, या अपेंडिक्स में कुछ घाव हो गया होगा, योग से कैसे ठीक होगा? गॉल ब्लैडर में आपके स्टोन हो गया, कैसे ठीक होगा योग से? किडनी में स्टोन हो गया, योग से कैसे ठीक होगा? नहीं हो सकता है योग से ठीक। तो सारे रोग ठीक होते हैं, योग इसके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि योग एक व्यायाम पद्धति मात्र है, जबकि ऐसा नहीं है। तो एग्जाम में ये भी आता है, हालांकि यूनिट 1 में भी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि भ्रामक धारणाएं क्या हैं, तो वहां भी भ्रामक धारणाओं से संबंधित जो चीजें पढ़ी हैं वो सवाल आता है एग्जाम में। अब सवाल है कि योग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। यूनिट 1 में भी आपने पढ़ा है, उसको थोड़ा सा छोटा वर्जन यहाँ पढ़ लेते हैं, वहां पर आपने डिटेल में पढ़ा है, रिवीजन भी आपका हो रहा है। तो योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। युज धातु से, ये भी एग्जाम में आता है, किस धातु से हुई है? युज धातु से हुई है। और इसके 3 अर्थ हैं। युज धातु जो है उसके 3 अर्थ में उसको लिया जाता है। किस किस 3 अर्थ में? युजिर योगे युज समाधो युज संयमने। युजिर योगे युज समाधो युज संयमने। युजिर योगे का क्या मतलब है? योग मतलब जोड़ना। हम लोग कहते हैं बचपन से योग करो, 2 और 3 का योग 5 होता है। तो युजुर योगे मतलब जोड़ना, मिलना। किसका मिलना? इसकी व्याख्या है आत्मा का परमात्मा से मिलना। पहले तो जीवात्मा अपने आप को पहचाने, अपनी स्थिति स्वरूप में अवस्थित हो, अवस्थित होने के बाद उनकी उत्पत्ति हुई परमात्मा से, उस परमात्मा से मिलना है, तो योग करना है परमात्मा से। युज समाधो, यहाँ योग का अर्थ समाधि के संदर्भ में लिया गया है। और समाधि की स्थिति वही हुई जो यहाँ पर जोड़ना, मतलब परमात्मा से जोड़ना। और उससे पहले की स्थिति है समाधि। समाधि मतलब आत्मदर्शन की स्थिति, ये उत्तम स्थिति। उससे पहले की स्थिति समाधि, और उससे पहले की स्थिति है, समाधि से भी पहले की स्थिति है युज संयम ने। यहाँ अर्थ संयम से, इंद्रियों का संयम, आपके अंतःकरण का संयम, संयम से लिया गया है। तो संयम करेंगे तभी समाधि की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आप ये देखें तो एक तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी ये पूरी प्रक्रिया है। तो ये 3 चीजें हम लोग पहले से भी जानते हैं। अब यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से आ रही हैं, इसको देख जाइए। ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्या चीज है जो एग्जाम में पूछा जाता है? योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक समस्त यौगिक अभ्यासों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। हालांकि हर एक पुस्तक में अलग अलग वर्गीकरण है ना योग अभ्यासों का। हठ योग में भी हठ प्रदीपिका में अलग है, चतुरंग योग है, घेरन संहिता में सप्तांग योग की चर्चा है। और योग अभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में इसके 6 अंग बताए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको कहीं नोट कीजिएगा। ये तो आपको नोट्स मिलेगा, लेकिन आपको ये खुद के जो नोट्स बनाएंगे उसमें अलग से लिखिए इसको। क्या है? सीक्वेंस के हिसाब से यही सीक्वेंस रहेगा। आसन, प्राणायाम, बंध, क्रियाएं, ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। पहला क्या है? आसन। फिर क्या करते हैं हम लोग? प्राणायाम। फिर बंध, मुद्रा बंध वगैरह करते हैं।
क्रियाएं फिर कही गई हैं, क्रियाएं जो षटकर्म की क्रिया है उसकी चर्चा हो रही है। फिर ध्यान की बात आई हुई है। फिर छठे नंबर पर है अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में आसन के बारे में क्या कहा गया है, प्राणायाम के बारे में क्या कहा गया, उसी तरह से बाकी जो 6 अंग हैं, बाकी 3-4 अंग और उनके बारे में क्या कहा गया। सबसे पहला है आसन। आसन के बारे में क्या कहा गया है, कहते हैं शरीर की एक विशेष स्थिति यानी पोस्चर है जो मन और शरीर को स्थिर खिंचाव के द्वारा, यानी कि एक ऐसी स्थिति शरीर की जिसमें आपका की स्ट्रेचिंग हो रही है, स्थिर खिंचाव हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, मन और शरीर में स्थिरता आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। एक तो ये बात कहा गया है। दूसरी बात कही गई, इससे मांसपेशियों और तंत्रिकाओं में खिंचाव होता है। मांसपेशियां खिंचती है, स्ट्रेचिंग हो रही है, तो मांसपेशियों के अंदर तंत्रिकाएं भी हैं, शरीर में ही है, तो तंत्रिकाओं में भी खिंचाव हो रहा है, तो उसमें सुधार होता है। उसमें क्या होता है, एक रिदम स्थापित होता है। रिदम स्थापित होने से क्या होता है, एक पेशीय तान उत्पन्न होता है। रिदम जब स्थापित होगा, पेशीय, पेशी मतलब मसल्स, तान मतलब होता है टोन, एक पेशीय तान उत्पन्न होता है और उससे मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। एक तो ये देखिए न्यूरोमस्कुलर टोनिक इम्पल्सेस कहा गया है। दूसरी बात हुई कि रिदमिक रिदम स्थापित हो। रिदम तो है, योग जो है पूरे अपने रिदम में ही किया जाता है, श्वास के साथ किया जाता है, उल्टा सीधा जैसे तैसे तो किया नहीं जाता है। तो एक रिदम उत्पन्न होता है पूरे शरीर में, मांसपेशियों में, तंत्रिकाओं में, और उससे कहा गया पेशीय तान मतलब मसल्स टोन। तो टोन का मतलब होता है, तान का मतलब होता है इलास्टिसिटी। सिंपल भाषा में समझिए, इलास्टिसिटी होना, आपकी जितनी जरूरत है आपकी मांसपेशियों की इलास्टिसिटी की, उतनी इलास्टिसिटी होनी चाहिए, यानी उतना खिंचाव होना चाहिए। जैसे एक रबर है, रबर में जितना तान होना चाहिए, खींचते फिर छोड़ते वहीं वापस आ जाता है, वैसे ही मसल्स में भी उतना तान होना चाहिए। लेकिन रबर को या स्प्रिंग को ज्यादा खोल दें तो वो क्या होता है, ढीला पड़ जाता है, वो भी खराब स्थिति है। बहुत टाइट होना वो भी खराब स्थिति है। तो टोन का मतलब है इलास्टिसिटी को बैलेंस में बनाए रखना ही मसल्स टोन, इसका अर्थ होता है। टोन का अर्थ ये मतलब मत निकालिएगा कि पतलापन होना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें, इसकी और चर्चा होगी मसल्स टोन की आगे। आसन के 2 आधारभूत सिद्धांत बताए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आसन के कितने सिद्धांत हैं आधारभूत, 2 सिद्धांत हैं, स्थिरता और सुख। स्थिरम सुखम आसनम तो वहीं से लिया गया है, महर्षि पतंजलि के उस नियम से 2 आधारभूत सिद्धांत लिए गए हैं, स्थिरता और सुख। तो ये याद करने में दिक्कत नहीं होगी, पतंजलि योग दर्शन आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो आगे हम पढ़ेंगे अगले महीने, तो उसमें आप पढ़ेंगे स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता और सुख जो है वो आधारभूत सिद्धांत यहाँ पर बताया गया। अब आसन से क्या होता है, शरीर और मन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आसन कर रहे हैं सिर्फ शरीर पे प्रभाव पड़ेगा, मन पे कैसे प्रभाव पड़ता है। शरीर स्वस्थ होगा तो कहते हैं स्वस्थ शरीर में जो है स्वस्थ मन का वास होता है। दूसरी बात ये, जब आप आसन कर रहे होते हैं तो श्वास के साथ आसन करते हैं, तो श्वास पे ध्यान ले गए तो मन कंट्रोल में आएगा। दूसरा ये, जब आप खींच रहे हैं तो आपसे कहा जाता है त्रियक ताड़ासन कर रहे हैं तो ध्यान अपने शरीर पे रखें, कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है उन अंगों पर ध्यान रखें, तो मन तो आपका जुड़ रहा है आपके शरीर से, इसीलिए मन पे भी प्रभाव पड़ता है। आसन के दौरान कौन कौन सी सावधानी रखनी है, ये योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में बताया गया। ये पुस्तक ऐसी है कि अगर इसके सिद्धांत को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप जब योग कराने जाएंगे, आप सब योग के शिक्षक हैं अभी जितने क्लास में मौजूद हैं, मास्टर किया हुआ है आपने, कुछ लोग मास्टर कर रहे हैं योग में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिद्धांत है, इन चीजों पर हमें ख्याल करना है जिनको योग कराने जा रहे हैं। कहते हैं आसन करते समय झटके नहीं आने चाहिए, जर्क नहीं आना चाहिए, जल्दी जल्दी कर रहे हैं जैसे तैसे झुक गए आगे, जर्क से झुक गए, जर्क से कूद गए, ऐसा नहीं करना है। आसन करते समय झटके नहीं आने चाहिए, और आसन का अभ्यास ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि थकान हो जाए, इतना करा दिया कि प्राण जान प्राण निकला जा रहा है, इतना दबा दिया कि अब उनकी हड्डियां जो लगे कि अब जो है टूटने वाली है। तो आसन के अभ्यास से थकान भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी देर आप करें, लगे कि दिक्कत हो रही है तो
खड़े होकर भी शवासन कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, लेट के भी शवासन करना है, बीच बीच में थोड़ा आराम भी करना है, गैप भी लेना है, श्वास की गति तेज भी नहीं होनी चाहिए, उसको बैलेंस करते हुए करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आया हुआ भी है क्वेश्चन, आसन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कौन से 3 कैटेगरी में? ध्यान धारणात्मक, संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक। पहला है ध्यानात्मक आसन, जिसको हम लोग कहते हैं मेडिटेटिव आसन, तो उसमें धारणात्मक शब्द भी जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। ध्यानात्मक धारणात्मक आसन, जिस आसन में बैठ करके आप ध्यान करते हैं या प्राणायाम करते हैं, जिसमें सिर ग्रीवा शरीर आप सीधा रखते हैं, उसको ध्यानात्मक धारणात्मक आसन कहते हैं, सब लोग जानते हैं। अब संवर्धनात्मक शब्द आया हुआ, संवर्धनात्मक आसन से क्या तात्पर्य है? जिसमें कि आप थोड़ी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जिसमें कि शरीर में स्ट्रेचिंग होती है, शरीर में स्ट्रेंथिंग होती है। 2 चीजें होती है, देखिए ध्यान रखिए, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग। तो स्ट्रेचिंग होती है कुछ अभ्यास में, कुछ अभ्यास में आपके शरीर में स्ट्रेंथिंग हो रही है। तो जो निश्चित खिंचाव होता है, जिससे आपकी मांसपेशियों में एक टोन उत्पन्न होता है, स्वस्थ टोन उत्पन्न होता है कि जितनी उसकी इलास्टिसिटी है वो बैलेंस में रहना चाहिए, ना तो ज्यादा अब लटक गया। जैसे हमारी माताओं बहनों को साथ क्या होता है प्रेगनेंसी में, पेट जो है बहुत ढीला हो जाता है, लटक जाता है, स्ट्रेचिंग मार्क्स भी आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, टोन, मसल्स टोन जो है खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप योग करते रहें और प्रीनेटल पोस्ट नटल दोनों योगा आप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो आप उस टोन को फिर धीरे धीरे प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही कहा गया है, संवर्धनात्मक जितने आसन है उससे खिंचाव आने की वजह से मसल्स टोन उत्पन्न होता है। और क्या होता है, रीढ़ की हड्डियां लचीली होती हैं, हार्ड नहीं होती हैं, और मांसपेशियां टोन होने के साथ साथ मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। इतना ही नहीं, एक और चीज जो स्पेशल जोड़ा गया है, मर्म बिंदु के बारे में हम लोगों ने वशिष्ठ संहिता में पढ़ा हुआ है कि मर्म पॉइंट होते हैं शरीर में, तो मर्म पॉइंट को कहा गया है कि वो भी एक्टिव होता है संवर्धनात्मक आसन से। जितने आसन हैं जनरली सब संवर्धनात्मक हैं, सिर्फ ध्यानात्मक आसन छोड़ दो, शवासन मकर आसन छोड़ दो, तो सारे आसन संवर्धनात्मक की श्रेणी में आते हैं। तो मर्म बिंदु भी आपके शरीर में जो है वो एक्टिव होता है। कौन कौन से आसन होते हैं संवर्धनात्मक? बैठ करके भी होता है आसन, लेट करके होता है, लेट करके पेट केवल, पीठ केवल, खड़े होकर के भी आसन होता है। ऐसे अनगिनत आसन है संवर्धनात्मक में। अब शिथिलात्मक आसन तीसरी कैटेगरी है शिथिलात्मक आसन की। शिथिलात्मक आसन में क्या होता है, योग का अभ्यास जब आपने किया, शरीर में लगता है थोड़ी थकावट सी महसूस भी हो रही है या थकावट नहीं भी हो रही है, तो उस स्थिति तक ना पहुंचे उसके लिए आराम कराया जाता है। शिथिला कहते हैं, शिथिल करो शरीर को, जरा सारे थकान को ही मिटा दो, तो शरीर को विश्रांति दिया जाता है। तो आराम से आप लेट जाते हैं मकर आसन में या शवासन में, जिसको जो पसंद हो लेट जाइए। कौन से आसन में लेटेंगे? शवासन में लेट जाइए। तो ये सब लोग जानते हैं, इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्राणायाम। पहला हम लोगों ने पढ़ा आसन, दूसरा प्राणायाम है, जो 6 वहां पर बताया गया है। योग के जितने अभ्यास हैं उनको 6 कैटेगरी में बांटा गया। तो पहला कैटेगरी आसन, दूसरा कैटेगरी प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास से कहा गया स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ANS, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इस पर प्रभाव पड़ता है। एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि प्राणायाम के अभ्यास से निम्न में से किस पर प्रभाव पड़ता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। और क्या होता है, श्वसनिक आवेगों पर नियंत्रण होता है। श्वसन से संबंधित जो आवेश होते हैं, श्वास तेज हो गया, श्वास इम्बैलेंस हो जाता है, उस पर नियंत्रण होता है। तो ये तो कई पॉइंट में ये वाला पॉइंट लिखे, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव ऐसे भी पूछा जाता है डायरेक्ट, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव निम्न में से किस अभ्यास से होता है? प्राणायाम से दूसरा क्या कह रहे हैं कि सांसों को लंबी और सुखद समय तक रोकना प्राणायाम की एक आवश्यक तकनीक है, प्रविधि है। यानी कि अगर ये चीज नहीं है
तो प्राणायाम की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तभी माना जाएगा जब इस तकनीक का आप इस्तेमाल करेंगे। क्वालिटी हो गई एक, सांस को क्या करना, लंबे समय तक रोकना है, वो भी सुखद तरीके से रोकना है, तब ये प्राणायाम की एक क्वालिटी हुई। ये गुण है आपके अंदर, आपके प्राणायाम में नहीं, तो फिर प्राणायाम की साधना अभ्यास करते जाओ तब ये बात आएगी। उसके बाद कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, किसी को अभ्यास कराने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। किसी को प्राणायाम का अभ्यास करा रहे हैं, उनको शुरुआत ही अभी किया हुआ है, तो शुरुआत में ही श्वास नहीं रोकना है। अभी कराया और श्वास उनको रुकवा के लगा, जान प्राण निकाल दिया, रोको रोको रोको, नहीं। शुरुआत में तो श्वास सिंपल सिंपल चलाना है। उसके बाद शुरुआत कैसे करनी है, फिर जब श्वास थोड़ा सा अनुलोम विलोम होने लगा ठीक, तब 1/2 के रेशियो के हिसाब से श्वास लेना, यानी पूरक और रेचक करने के लिए बताते हैं। अभी भी कुंभक नहीं है इसमें, पूरक रेचक कौन से रेशियो में, 1/2 के रेशियो में, यानी 5 सेकंड अगर श्वास ले रहे हैं तो 10 सेकंड छोड़ेंगे। हर व्यक्ति की स्थिति अलग हो सकती है, कोई किसी की क्षमता इतनी हो कि शुरुआत से ही वो 10 सेकंड ले, 20 सेकंड छोड़े, किसी की क्षमता इतनी हो सकती है कि 4 सेकंड ही श्वास ले पा रहा है, तो जो कम ले पा रहा है कम में ही फिर उसको कोशिश करेंगे 2 के रेशियो में छोड़े। तो 1/2 का रेशियो बहुत मायने रखता है शुरुआत में, शुरुआती अभ्यास में। अब प्राणायाम के हम लोग जानते हैं अनेक प्रकार हैं, जिसमें कभी बाईं नासिका से श्वास लेते हैं, कभी दाईं नासिका से श्वास लेते हैं, कभी मुख से श्वास लेते हैं। तो अलग अलग प्राणायाम में अलग अलग क्रिया द्वारा हम अभ्यास को संपन्न करते हैं। अब प्राणायाम के अंतर्गत 3 अवस्था होती है, सब लोग जानते हैं, इसको कहते हैं प्राणायाम के 3 अंग हैं। हठ योग के अभ्यास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ, प्राणायाम के 3 अंग हैं, कौन कौन से, पूरक, कुंभक, रेचक। और यहाँ कहा गया प्राणायाम के अंतर्गत 3 अवस्थाएं होती, पूरक की अवस्था, कुंभक की अवस्था, रेचक की अवस्था। पूरक क्या हुआ, पूरक तो हम लोग अभी भी ले रहे हैं, अभी भी पूरक कर रहे हैं, श्वास आ रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, और जब बोल रहे हैं तो बोलने के दौरान कुछ सेकंड के लिए श्वास रुकती भी है। तो क्या ये प्राणायाम की श्रेणी में आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पूरक की का अपना एक नियम है। क्या नियम है, नियंत्रित तरीके से श्वास लेना। अभी जो श्वास ले रहे हैं वो नियंत्रित तरीके से नहीं ले रहे हैं, लिया चला जा रहा है अपने आप, जो आ गया आ गया। अब जब नियंत्रित तरीके से श्वास लेंगे, गुरु ने कहा 10 सेकंड श्वास लो, 20 सेकंड में छोड़ो, तो 10 सेकंड जो आपने लिया वो भी कहा धीरे धीरे, तो वो नियंत्रित हो गया, बैलेंस तरीके से आपने कहा, कंट्रोल्ड वे में आप इनहेलेशन कर रहे हैं, उसी को पूरक कहा गया। और कुंभक क्या हुआ, वही चीज यहाँ भी फॉर्मूला जोड़ दीजिए, कंट्रोल्ड वे में नियंत्रित तरीके से श्वास को जब आपने लिया तो उसको धारण करके रखना, रोक के रखना, कुंभक है। नहीं तो कोई बोले श्वास जो है हमने बाल्टी उठाया, श्वास रुक गई, तो क्या वो प्राणायाम होगा, कुंभक तो हुआ वो, लेकिन प्राणायाम नहीं हुआ वो। तो प्राणायाम के संदर्भ में ये जो 3 अवस्थाएं हैं उसमें है नियंत्रित तरीके से श्वास को रोकना, और रेचक में उसी बात को जोड़ दीजिए, नियंत्रित तरीके से श्वास को छोड़ना। अब सिंपल छात्र से अगर पूछा जाए पूरक, कुंभक, रेचक, तो वो कहेगा श्वास लेना पूरक, रोकना कुंभक, छोड़ना रेचक हो गया, यही तो है प्राणायाम। तो आम आदमी कहेगा ये तो हम दिन भर करते रहते हैं, प्राणायाम चलता है क्या, नहीं। तो यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले, मास्टर करने वालों को उसमें ये शब्द जोड़ना पड़ेगा कि नियंत्रित तरीके से श्वास लेना, रोकना, छोड़ना, तब ये माना जाएगा पूरक, कुंभक, रेचक। और क्या है प्राणायाम से एएनएस यानी ऑटोनमस नर्वस सिस्टम को जो उस पर प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव, उससे क्या होता है, नियंत्रित, वो जब बैलेंस में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तो मानसिक कार्य को प्रभावित करेगा, मानसिक स्थिति बेहतर करेगा। और कहा गया साथ ही प्राणायाम ध्यान के लिए एक तरह से शरीर और मन को तैयार करता है, यानी प्राणायाम का अभ्यास आपके ध्यान के अभ्यास से पूर्व का अभ्यास है, तो आपको तैयार करता है ध्यान के लिए। ध्यान रखिएगा ये बात, प्राणायाम क्यों करता है, क्योंकि प्राणायाम से मन को चले वाते चलम चित्तम, मन जो है कंट्रोल में आता है, तो ध्यान के लिए तो मन का एकाग्र होना जरूरी है। तीसरे नंबर देखिए, अब ये सीक्वेंस भी याद रखना है, बंध और मुद्रा तीसरे नंबर पर है। पहला नंबर आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा बंध और मुद्रा है। बंध मुद्रा के बारे में क्या कहा गया, ये शरीर की अर्ध ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों पर प्रभाव डालते हैं।
शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियां, मांसपेशियां भी दो तरह के हैं ना, कार्य करती हैं। कुछ जो है अर्ध ऐच्छिक, कुछ तो ऐच्छिक होती है, कुछ अर्ध ऐच्छिक होती है, कुछ अनैच्छिक होती है। बंध मुद्रा में ऐच्छिक की चर्चा नहीं की गई है, अर्ध ऐच्छिक और अनैच्छिक की चर्चा की गई। अर्ध ऐच्छिक में कौन सा आएगा? अर्ध ऐच्छिक मान लीजिए कि जैसे हुआ नाक है आपका, थोड़ा बहुत नाक को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है ये। और अनैच्छिक इच्छा कौन सी हो गई? आपके हार्ट की मांसपेशियां है, उस पर कंट्रोल है आपका? आपकी इच्छा से हार्ट पंप करेगा क्या? नहीं है, वो अनैच्छिक मांसपेशियों की श्रेणी में आ जाता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी गुलशन सर पढ़ाएंगे तो उसमें जो है आपको ये जानकारी देंगे। तो बंध और मुद्रा का प्रभाव किस पर पड़ता है? ऐच्छिक और अनैच्छिक पर, ये ध्यान रखें। और क्या होता है बंध और मुद्रा से? कहते हैं मर्म अंगों तक रक्त का प्रवाह आसानी से होता है। इतने मर्म पॉइंट हैं, वहां तक ब्लड सर्कुलेशन बहुत आसानी से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मर्म की बात आसन में भी कही गई थी। और शारीरिक और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में योगदान देता है। हम लोगों ने ये पहले भी हठ योग के उसमें भी पढ़ा हुआ है, स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है मुद्रा बंध। तो यहाँ भी कहा गया शारीरिक मानसिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। प्राणायाम में उपयोग के आधार पर बंध और मुद्राओं में भेद किया जाता है। प्राणायाम के दौरान मुद्रा और बंध हम लगाते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कौन सा जो है जालंधर बंध है, कौन सा जो है हमें उद्यान बंध है या मूल बंध है। तो बंध और मुद्रा में भेद किया जाता है, अलग अलग मुद्राएं लगाई जाती हैं। प्राणायाम में जो मुद्राएं इस्तेमाल की जाती हैं उसको बंध कहा जाता है। प्राणायाम में 3 इस्तेमाल होता है, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध, उसको बंध कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि बंध भी मुद्रा ही है। और ये हम लोगों ने उस वक्त जब हम लोगों ने घेरन संहिता पढ़ा था, वहां 25 मुद्राओं की चर्चा है, उसमें बंध को भी मुद्रा ही कहा गया। तो वहां हमने ये बात क्लियर किया था कि बंध भी मुद्रा ही है, मुद्रा के अंतर्गत ही आता है, बस उसमें कैटेगरी हो गया। इवन कि वहां तो पंचधारणा को भी मुद्रा ही कहा गया था, आप ध्यान कीजिए। तो बंध हो गए कौन से? मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध। और कुछ आसन को भी मुद्रा कह दिया जाता है, जैसे विपरीत करनी मुद्रा है, या शीर्षासन को भी कहा जाता है, तो भी मुद्रा ही है। तो कुछ आसनों को भी मुद्रा की श्रेणी में रखते हैं। अब एक व्यक्ति का ऐसा मेरे पास फोन आया, अब छोड़िए, चर्चा नहीं करेंगे, आइए। मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव है। अब रहने दीजिए, लेकिन फिर लंबा हो जाएगा। अब आते हैं चौथा नंबर पर, क्या है जो सीक्वेंस, जो कैटेगरी बांटी गई है योग को। चौथा है क्रिया। ये शरीर को शुद्धि प्रदान करने वाली क्रियाएं हैं। क्रिया मतलब षटकर्म की क्रिया। अष्टकर्म भी कहीं बताया गया है क्या? तो बता सकते हैं, अष्टकर्म भी बताया गया है क्या? जी बताया क्या? सिर्फ बताया गया कहने से नहीं काम चलेगा, नाम भी बताना पड़ेगा। जिनको याद नहीं है वो याद कर लीजिए, ठीक है। चक्री और गज करनी, चक्री और गज करनी, 6 के अलावे 2 और है। तो क्रियाएं क्या करती हैं? शरीर को शुद्धि प्रदान करने वाली होती है। शरीर शुद्ध होता है उनसे, डिटॉक्स जिसको इंग्लिश में हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, डिटॉक्स कर देता है बढ़िया से। 6 मुख्य शोधन क्रिया होती है, जिसकी चर्चा वही 6 मुख्य शोधन क्रिया है जो हठ प्रदीपिका घेरन संहिता में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। धौति वस्ती नेति त्राटक नौली कपाल भाति। धौतिर्वस्ती तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। किस हठ ग्रंथ का ये मैंने श्लोक पढ़ा हुआ है? ये हठ प्रदीपिका का है ना? ये हठ प्रदीपिका में है सर। बिल्कुल सही, ये हठ प्रदीपिका का है। और उसमें क्या कहेंगे? घेरन संहिता में नौली पहले आ जाएगा, नेति नौली साथ साथ होंगे सर उसमें। हाँ, नेति नौली साथ होगा। हाँ, नौ से नेति, नौ से नौली, नेति नौली साथ साथ होगा। उसमें उसे लौलिकी कहा गया है, तो नेति नौली उसमें साथ साथ होगा, त्राटक कपाल भाति एक साथ होगा। तो इन 6 क्रियाओं से पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। ये भी सीक्वेंस कहीं लिखिएगा, हठ प्रदीपिका घेरन संहिता वाला आ जाता है। अब ध्यान पे आते हैं, 5वें नंबर पर ध्यान बताया गया है। ध्यान में क्या है? मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए योग की एक विधा है। मन कहीं और ना जाए, मन को एक जगह पर रखना है। मन की वृत्ति मतलब क्या होता है? मन अपने व्यापार में, मन के इतने व्यापार है, बहुत सारा व्यापार फैला रखा है हमारे मन ने,
और सारे व्यापारों पर ही जाता रहता है। तो उससे रोकने के लिए कि परेशान हो जाओगे, दुख चिंता पता नहीं कितनी बीमारी हो जाएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक विधि है योग की, उसको ध्यान कहा जाता है। और ध्यान के अनगिनत तरीके हैं, हर तरीके से आदमी ध्यान कराता है, सबका तरीका अलग होता है, किसी को कोई तरीका पसंद होता है, किसी को कोई तरीका पसंद होता है, अलग अनगिनत तरीके बताए गए हैं ध्यान के। जैसे कि हठ इसमें घेरन संहिता में ही आप देखो, स्थूल ध्यान आपको बताया गया है, स्थूल ध्यान में भी 2 विधि बताई गई है। उसके बाद ज्योति ध्यान बताए, ज्योति ध्यान की 2 विधि बताएगी, फिर सूक्ष्म ध्यान बताया गया, तो 5 तो वहीं पर बता दिया गया है, और भी अलग अलग ध्यान की विधि बताई गई है। कहते हैं ध्यान लीन होने की एक प्रक्रिया है। लीन मतलब किसी चीज में लय होने की प्रक्रिया है। किसी चीज में हम लगा दिया, अब उसी में लगे, उसी में लय, उसी में लीन है। कहते हैं कहाँ लीन हो आजकल, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? ऐसा हमारी मम्मी पापा घर में बड़े भाई टोकते हैं। कहते हैं जिसमें व्यक्ति किसी एक वस्तु, ध्वनि, विचार में मन को स्थिर कर देता है, वही ध्यान है। किसी ध्वनि पर भी अगर ध्यान ले जा रहे हैं तो वो ध्यान है। कोई विचार है, उस विचार पे लग गए तो किस विचार में ध्यान चला गया तुम्हारा? विचार अगर मान लीजिए भगवान का विचार आ गया, उसी भगवान के विचार में खोए हुए स्थूल ध्यान में कि कैसे वस्त्र हैं, कैसे जो है उनके टीका क्या हुआ है, कैसा आसन है, कैसा नाक है, कैसा आंख है, कितना सुंदर दिव्य चेहरा है, ऐसा विचार चल रहा है, वो भी ध्यान है। ध्यान मन को कंट्रोल करने का एक तरीका जरूर है, लेकिन आसन और प्राणायाम को साधे बिना ध्यान का अभ्यास सुरक्षित नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी ने कहा कि हमें ध्यान करा दो, मन बहुत बेचैन है, हम चले गए और उनको डायरेक्ट जो है ओम का जाप कराया, ध्यान कराना शुरू कर दिया। नहीं कराना है ऐसा। बाद में इसमें बताया गया है इसी पुस्तक में कि आपको क्या करना है, पहले स्ट्रेचिंग के कुछ अभ्यास कराने, खिंचाव वाले कुछ अभ्यास कराने, फिर ध्यान कराना है। और ध्यान भी जो है एक ही दिन में ज्यादा नहीं कराना है, थोड़ा थोड़ा करके, वो पूरा बाद में हम लोग पढ़ेंगे, उसका नियम बताया गया है। तो यहाँ भी कहा गया आसन और प्राणायाम को साधे बिना ध्यान का अभ्यास सुरक्षित नहीं है। और ध्यान का आधारभूत सिद्धांत क्या है? आंतरिक आत्मज्ञान। क्यों करते हैं? आंतरिक आत्मज्ञान के लिए करते हैं, यही सिद्धांत है। छठा और अंतिम है जो 6 प्रकार में योग के जो तत्व है, योग के अभ्यास, उनको बांटा गया है, वो है अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। छठा क्या है? अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। ये सभी यौगिक अभ्यासों का आधार है। अपने आचरण को ठीक करने के लिए जिन जिन नियमों का पालन योग में बताया गया है, आसन के दौरान, चाहे प्राणायाम के दौरान, चाहे मुद्रा बंद के दौरान, चाहे आपको ध्यान के दौरान, उसको अपने ऊपर भी लागू करना है। आप अगर घर पे हो, गृहस्थ हो, खेती बाड़ी करते हो, तो उसमें भी इन नियमों को लागू करना है। आप नौकरी करते हो, उसमें भी इन नियमों को लागू करना है। हर अपने पूरे मतलब अपने जीवन में ही उसको उतार देना। अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास इसी को कहा गया है। यम नियम के द्वारा हम सोशल बिहेवियर और सेल्फ डिसिप्लिन को नियंत्रित करते हैं। यम हो गया आपका सोशल बिहेवियर और नियम हो गया आपका सेल्फ डिसिप्लिन। तो यम नियम का पालन करते हुए, योग के इन सिद्धांतों को मानते हुए हम अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास में कुशल होते हैं। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक योग का कोई फायदा नहीं। अब कल हम लोग यहाँ क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्वेश्चन कुछ ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें।